आज 8 अगस्त 2024 आज बांग्लादेश में वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है और उसके यूनुस जो है वो केयर टेकर प्रधानमंत्री होंगे और उनको आज शपथ दिलाई जाएगी। वो 3 महीने 4 महीने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी था कि इलेक्शन के टाइम जो है केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, मगर ये हसीना जो थी उसने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया कि क्योंकि उन्होंने कहा भी इलेक्शन इंडिपेंडेंट होने चाहिए जिसमें हेरा फेरी नहीं जिससे हो सके। मगर हसीना को ये बात पसंद नहीं थी। अब ये जो थी पिछले 16 साल से प्रधानमंत्री बनी हुई थी और जो इलेक्शन में बांग्लादेश में धांधलीबाजी हुई, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होंगे तो हम हिस्सा ही नहीं लेते, इलेक्शन में क्या फ़ायदा लेने का, तो वो इलेक्शन में नहीं लड़ा उन्होंने, तो एक तरफा पार्टी में ये जीत के आ गई। तो जीत गई, ठीक है, प्रधानमंत्री बन गई 5 साल के लिए। वो 5 साल तो मैक्सिमम है ना, तुम्हारा हालत क्या है, तुम बेईमानी से किया है, तो वो जनादेश नहीं हुआ, वो जनादेश के खिलाफ हुआ। तो वो जो चीज़ थी वो गलत थी वो, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे एक रिजर्वेशन 30% था कि भाई जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो 1971 उनके बेटे और पोतों को ग्रांड सन्स को रिजर्वेशन मिलेगा सरकारी नौकरियों में। अब जो आज वहाँ की जो आबादी है वो 2000 के बाद की है, यानी कि जो 22-23 साल का 24 साल का लड़का लड़की है, जॉब तो उसको चाहिए ना। जो सन 71 में था, 71 में था, उसको थोड़ा जॉब चाहिए, क्योंकि वो तो आज जो है 71 से आज जो है 65 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, वो तो रिटायर हो चुका, उसको काहे के लिए जॉब चाहिए। गलत बात थी वो। तो क्या हुआ कि जनता नाराज हुई, आंदोलन हुए, गोलियां चली वहाँ पे। उसने अपनी पार्टी के जो बदमाश थे हसीना ने वो उन पर छोड़ दिए कि मारो इन्हें। 1000 से ज़्यादा जो है लड़के और लड़कियाँ मर गए, पूरे परिवार के परिवार, माँ बाप बच्चे सब जो है सड़कों पे आ गए आंदोलन करने के लिए। फौज ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे जो है जनता के ऊपर। तो क्या हुआ, आखिर में हसीना को वहाँ से इस्तीफा देके प्राइम मिनिस्टर से और भागना पड़ा। हिंदुस्तान आ गया, अब उसको कोई शरण देके राजी नहीं है, इंग्लैंड या अफ्रीका। तो ये सब जो है डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का मतलब कि पब्लिक का राज पब्लिक के लिए, जनता के लिए, ना कि चीटिंग से, बेईमानी से। अब हिंदुस्तान की हालत जो है कोई बांग्लादेश से अलग नहीं है। ये पूरा साउथ एशिया जो है इसका डीएनए एक ही है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे ये भारत है, और चाहे पाकिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, इसका डीएनए एक ही है सबका। ये जो है चला है, जो एक साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का तो थोड़ा डिफरेंट है, मगर जो नॉर्थ इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, इनका डीएनए सबका एक ही है। क्योंकि साउथ इंडिया जो था कभी भी ये दिल्ली से गवर्न नहीं हुआ। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसने साउथ और जो था ये द्रविड़ लाइन जो कहलाती थी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये कभी भी दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं रही। मुगलों के टाइम में औरंगजेब जो था सबसे आगे गया, वो भी गोलकुंडा हैदराबाद से आगे नहीं जा सका। तो ये हमेशा जो थे यहाँ तो चोलास का उनका राज रहा तब 800-900 साल। तो ये कभी भी दिल्ली सरकार से, दिल्ली तक से गवर्न नहीं हुए, मगर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है। और ये जो है गदर जो है जनता की मुखालफत। अब बच्चों को क्या चाहिए, जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं, आज वो 22, 23, 24 साल के हैं, उनको जॉब चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, और पेट के लिए रोटी चाहिए। पापी पेट को कुछ तो चाहिए ना। या तो वो कि वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए, या बांग्लादेश छोड़ के चला, पाकिस्तान छोड़ के चला, वो जा भी रहे हैं। वो बहुत आदमी, लाखों आदमी जा रहा है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। अभी वहाँ इंग्लैंड में जो है वहाँ पे भी, यूके में दंगा फसाद हो रहा है। वो कहते हैं जो माइग्रेंट्स है, जो बाहर के मुल्कों से आगे बसे हुए हैं, वो हमारे जॉब खा रहे हैं, अंग्रेजों के जॉब। वहाँ पे भी रोज दंगे फसाद हो रहे हैं, और ये होंगे। जो नेटिव है वहाँ का, उसका क्या है, तो बाहर के आदमी ले आए, जब बेटर क्वालिफाइड ले, वहाँ का भी तो बेपढ़े लिखा आदमी समझा के है ना।
उनका क्या होगा? अब मेरा कहना ये है कि वहाँ पे 30% रिजर्वेशन के ऊपर ये बलवा हो गया, और उसकी जो आग लगाई थी वो कि हाई कोर्ट ने लगाई थी। हाई कोर्ट ने जब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया 30% रिजर्वेशन और कहा भाई सिर्फ 3% रहेगा एक हैंडीकैप के लिए, एक बैकवर्ड के लिए, तो उसको जो था उन्होंने क्या था, उससे बलवा चालू हो गया। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जजमेंट को बदल दिया हाई कोर्ट के, और कहा कि टोटल जो है 3% होगा, कोई 30% नहीं होगा रिजर्वेशन। यही हिंदुस्तान के जो मणिपुर स्टेट में है, वहाँ की मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो हिल ट्राइब्स है उसको रिजर्वेशन मिलेगा सरकारी नौकरियों में। तो मणिपुर में बलवा हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया, जैसा बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाई कोर्ट का फैसला, ऐसी मणिपुर की हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। मगर बलवा चालू हो गया, आज 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ खून खराब हो रहा है। लाखों आदमी जो है ट्रांसिस कैंप में पड़े हुए हैं, रफूजीज में, अपने घर बार छोड़ के। हज़ारों आदमियों का कत्लेआम हुआ है वहाँ, एक छोटी सी आबादी के अंदर मणिपुर स्टेट में। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की, हमारी शांति नहीं हुई अब तक। तो ये जो है, ये कोर्ट जो है, जिसको तो चाहे उसको पकड़ के बंद कर दे बेगुनाह आदमी को। फिर मणिपुर उसने क्या किया, शेख हसीना ने पहले खालिदा जिया बड़ी पार्टी थी कि भाई 5 साल से के होने से पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक न्यूट्रल सरकार बनेगी, आप सब पार्टियों की मिला के, और वो जो है क्या नाम है, इलेक्शन करवाएगी। उसने कानून बदल दिया कि भाई नहीं, मैं तो नहीं, वो ख़त्म होगा, मिली जुली सरकार जो है, भाई उसमें सरकार में चलेगा। वो बेईमानी हुई है, हिंदुस्तान में भी ऐसी बेईमानी हुई है। 2019 के इलेक्शन में भी हुई है, जिसमें जितने वोट मशीनों में कास्टिंग हुई थी डाले गए, उससे ज़्यादा वोट काउंटिंग हुई है। ऐसी 2024 के इलेक्शन में जो है, जितने वोट काउंटिंग की मशीनों में लॉग हुए हैं, उससे 5 करोड़ वोट ज़्यादा काउंटिंग हुई है। तो 5 करोड़ कहाँ से आ गए? क्या मशीनों में अंडे बच्चे पैदा हो गए? ये इलेक्शन कमीशन, ये अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक सब कंप्रोमाइज है। इलेक्शन कमीशन जो है कोर्ट है। अच्छा, फिर दूसरे अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको जेल में डाल दो, झूठे मुकदमे बना के। अब जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम 2 चीफ मिनिस्टर दिल्ली का और झारखंड का जेल के अंदर थे, जिससे वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, कैनवासिंग नहीं कर सके। कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अकाउंट जो थे बैंक अकाउंट सीज कर दिए, जिससे उसके बाद इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं हो। जो सरकारी मशीन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन की, सबका मिसयूज हो रहा था। कोर्ट भी कंप्रोमाइज हो गई, जो सरकार का रुख देख के वो फैसला लेती है जजमेंट। ऐसे बांग्लादेश में जो नोबेल लिटरेचर था, जिसको नोबेल प्राइज मिला, उसको भी जेल में की सजा दे दी 6 महीने की। अब जो है, अब तो खैर वो प्रधानमंत्री बनेगा, केयर टेकर। तो इन जजेस के खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है। इंडियन लॉ में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, इनको जजों को भी जेल भेजा जाना चाहिए, और पुलिस वालों को तो भेजा जाना ही चाहिए। तुमने कैसे किसी को जेल भेज दिया और फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भेज दिया, हाई कोर्ट जमानत नहीं देती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जमानत नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देती, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी है। वो सरकारी वकीलों को थोड़ा पैसे लेते हैं और रिश्वत के। तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर, CBI वालों को पता है कौन कौन जज भ्रष्टाचारी है, वो उसको पकड़ के बंद कर देगी। इसलिए जो है ये सब जो हो रहा है, ये अब सवाल ये है कि बेरोजगारी जो है जितनी बांग्लादेश में उतनी हिंदुस्तान में भी है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी उसका तीनों है। अब जो ये बेरोजगारी को लेके और रजिस्ट्रेशन को लेके जो आंदोलन चला, वहाँ तो 30% है, हिंदुस्तान में तो 50% है। और ये अब जो है कोर्टों में आ रहा है, बिहार सरकार कह रही है कि 65% को दो रजिस्ट्रेशन। तमिलनाडु की सरकार में ऑलरेडी 69% है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में 64% है। वो कहते भाई इसको जो रजिस्ट्रेशन करके 9th शेड्यूल में डाल दो, जिससे कि कोर्ट में चले नहीं किया जा सके, कोर्ट का जुडिशल अदालतों का खत्म हो जाए। कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है इनको, पॉलिटिशियंस को। पार्लियामेंट तो इनकी हैंडीकैप है, पार्लियामेंट को सुनता ही नहीं है किसी। तो ये सब जो हो रहा है कि क्या जैसे बांग्लादेश में हो गया कि वहाँ की सरकार का तख्ता पलट दिया और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, तो क्या हिंदुस्तान में ये नहीं हो सकता? हिंदुस्तान की हालत तो जो भारत की हालत तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से बदतर है। वहाँ 30% रिजर्वेशन के ऊपर बलवा हो गया, यहाँ तो 50% है।
और 65% की बातें चल रही है। अब उनका भी शूट क्राइम में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर पास कर दिया कि भाई इसमें भी क्रिमिलेयर करो, क्योंकि 2-3 पीढ़ियाँ जो है सरकारी नौकरियों में बनी है, IAS IPS बन गए, टॉप की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो, तो उनके और उनके बच्चों को, उनके ग्रैंडचिल्ड्रन को तो रिजर्वेशन मिल रहा है। बहुत से बच्चे जिनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जैसे वाल्मीकि जाती है उसको कोई नहीं मिल रहा। तो ये जो फॉल्ट लाइन्स है सोसाइटी की, उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 3% होगा। मैं पहले हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ क्या एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों नहीं उन्हें जेल भेजा? उनकी वजह से दंगा फसाद हुआ ना, 1000 से ज़्यादा आदमी मारे गए वहाँ पे दंगे फसाद में। तो ये क्या जो कुछ वहाँ पे हुआ है, क्या भारत में नहीं हो सकता? जरूर होगा। ये बहुत लंबा चौड़ा चलने वाला नहीं है। और अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दो जिससे कि इलेक्शन न लड़ सके। बांग्लादेश में हुआ, हिंदुस्तान भारत में भी यही हो रहा है कि अपोजिशन के लीडर खड़ा मुद्देदार कर दो झूठे और उनको जेल में डाल दो। और अदालतें जो है सरकार की नौकर है, सरकार से तनख्वाह मिलती है, नहीं तो सरकार उनके खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI वगैरह को लगा देगी जजेस के पीछे, उनको भी पढ़ के जेल में डाल के, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अगर जो जुडिशरी में जजेस में ईमानदारी हो जाएगी तो पुलिस से तो भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब जैसे किसी आदमी को जो है उन्होंने कहा भी इसके खिलाफ काफ़ी सबूत नहीं है, और या इसके खिलाफ बोगस केस बनाया गया, तो जो कोई एक आदमी की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, तो 173 सेक्शन 8 और CRPC में क्यों नहीं जज ने ऑर्डर किया कि इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए? और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसका सुपरवाइजर ऑफिसर था, उनके खिलाफ 409 में क्यों नहीं मुकदमा दायर किया गया? क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट किया गया? कैसे तुमने बोगस केस बनाया है? एक बेगुनाह आदमी को तुमने कोर्ट में धक्के खिलाए हैं, जेल के अंदर बंद किया। तो अगर जो कानून के मुताबिक जो अदालतें चलने लगे, वो चलेंगी कब? पहले तो वो ईमानदार बनना पड़ेगा जजेस को, और जज बेईमान है तो रिश्वतखोर है। तो मैंने पहले कहा था इनका सिलेक्शन UPSC के थ्रू होना चाहिए, बाकायदा रिटन कंपटीशन हो, और उसके अंदर जो काबिल आदमी है वो आदमी बने। हो सकता है उनमें भी कुछ आदमी बेईमान आ जाए, मगर इतने बड़े पैमाने पे तो नहीं होगा। फिर हाई कोर्ट के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज सेलेक्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज अपने लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। जज को साथ भाई भतीजावाद फैला हुआ सारे में। 2-3 पीढ़ियाँ जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हाई कोर्ट की जज बाप के बाद बेटा बन गया। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसके बाद जो अगला चीफ जस्टिस होगा जस्टिस खन्ना, उसका चाचा जो था सुप्रीम कोर्ट का जज था। उसके बाद नागरथा आएगी, उसका बाप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। क्या भाई भतीजा इंसाफ कहाँ हो रहा है? इंसाफ नहीं मिल रहा। और उसके बजाय भ्रष्टाचार। अब जैसे मैंने कहा सिविल केस है जो 3 करोड़ केसेज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है, और 5 करोड़ के रेवेन्यू कोर्ट में, कानूनगो की कोर्ट, तहसीलदार की कोर्ट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट, कलेक्टर की कोर्ट, रेवेन्यू कमिश्नर की कोर्ट में पड़े हुए हैं। ये 7-7.5 करोड़ केसेज है जो सेक्शन 89 है CPC का, रीड विद शेड्यूल 1 ऑर्डर 32A रूल 3 में जो है सारे केस खत्म हो सकते हैं। कोई मुकदमा 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। वो उसे जज जो है जो अगली तारीख लगाने के पैसे लेते हैं रिश्वत, वो तो ख़त्म नहीं होगी ना, वो तो भूखे मर जाएंगे। जब वो तो तनख्वाह से उनका काम नहीं चलता। ऐसे ही जो है ये जो क्रिमिनल केसेज है उसमें तो सेक्शन 252 CRPC का प्ली बार्गेनिंग और 320 जो है कंपाउंडिंग ऑफेंस, इन 2 सेक्शन को अगर क्रिमिनल केस में लागू किया जाए तो शायद जो 5-10 करोड़ केस है या कोर्ट्स में 5 करोड़ केस है, उसमें शायद 5 लाख भी केस नहीं बचेंगे। वो कैसे कर रहे हैं जब जुडिशरी बेईमान है, छोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारी है, भाईपति ये बात चल रहा है। तो हिंदुस्तान की जो हालत है, भारत की हालत है, बांग्लादेश से भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ की जुडिशरी जो है पाकिस्तान से भी, अब क्या नहीं, इससे बांग्लादेश से भी ज़्यादा भ्रष्ट है। कोई कानून की इनकी इज्जत नहीं है। मनुष्य अपना इनको कोई पता ही नहीं है। 3 साल की LLB आकर बहुत से के पास बोगल डिग्री है, क्लास और डंडी नहीं करने जाती, इनको क्या पता लॉ का तो पता है। मैं 91 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, 42 केस थे,
मैंने देखा था उन्होंने 2 घंटे में सारे डिस्पोजल कर दिए। सिर्फ 2 केस पर ऑर्डर पास किए, एक मेरे केस पर ऑर्डर पास किए, स्टे वैकेट कर दिया, एक और था 40 केसेज या 9 कह दिया और फाइन भाग दी। तो जज पढ़ के आते हैं कि उस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं देखा है, लॉ तो उन्हें पता है कि केस के अंदर क्या है। वह भ्रष्टाचार का क्या करें, सरकार से डरते हो कि अगर जो हमने सरकार के हक में फैसला नहीं दिया तो फिर जो है ये तो हमारे पीछे लगा देंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को, पुलिस को। इस डर की वजह से जो है साफ करते नहीं वो। तो ये सब जो हो रहा है, क्या हिंदुस्तान के अंदर भी जो बांग्लादेश में हुआ, तख्ता पलट हुआ, क्या यहाँ पे नहीं हो सकता? मुझे तो दिखाई दे रहा हो सकता है। दूसरी चीज़ है, अब जो है क्रुशियल टाइम में आ गया, जब ये फैमिली प्लानिंग चालू हुआ था परिवार नियोजन 1975 में ये समस्या आ गई थी कि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है, जो द्रविड़ लैंड है, वो कहा जी हमारी आबादी तो तेजी से बढ़ती रही, तो हमारी तो पार्लियामेंट में सीटें कम हो जाएंगी, स्टेट असेंबली में सीटें कम हो जाएंगी, और नॉर्थ इंडिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उनकी बढ़ जाएंगी। तो ये तो इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा ना, संतुलन बिगड़ जाएगा समाज का, और पॉलिटिकल संतुलन वो कभी वैक्यूम हो नहीं सकता, तो गलत हो जाएगा, जैसा बांग्लादेश में हुआ। तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया कि अगले 50 साल तक जितनी लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें हैं असेंबलीज की, वो उतनी सीटें रहेंगी, आबादी बेशक कितनी भी हो। अब वो 50 साल जो है 2025 में ख़त्म हो रहे हैं। 2026 में मोदी जनगणना करा के राजी नहीं है, ये डरता की सच्चाई पता चल जाएगी। तो 2026 में जो है वो 50 साल में पूरे हो जाएंगे, तो जनगणना नहीं कराएंगे तो कैसे चलेगा काम? और जनगणना कराएंगे तो पता चलेगा कि साउथ इंडिया की जो द्रविड़ लैंड है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये तेलंगाना, इनकी सीटें कम हो जाएंगी, लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। क्या उनको मंजूर होगा ये? मैं तो नहीं समझता मंजूर होगा। और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीटें बढ़ जाएंगी, तो फिर एक और झगड़ा पैदा हो जाएगा। तो ये जो है, ये कहना चाहिए कि फॉल्ट लाइन जो है बहुत गहरी खाई होती जा रही है दिन पे दिन। अब या तो ये 50 साल के लिए अगले सारी पार्टियां एक मत हो जाए कि अगले 50 साल तक जो है उतनी सीटें रहेंगी, और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसके मुताबिक तो सारी सीटें चाहे विधानसभा की हो और चाहे लोकसभा की हो, कि उसमें सब वोटर जो है सारी विधानसभाओं में और की सीटों पे और लोकसभा की सीटों पर बराबर होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक लोकसभा की सीट में 50 लाख वोटर हैं और दूसरी लोकसभा की सीट में 5 लाख वोटर हैं, तो बराबरी करनी पड़ेगी ना। तो इस समस्या को कैसे सुलझाते हैं, पॉलिटिकल फाल्ट लाइन जो है कैसे होगी, और इस समाज सोशल जो फाल्ट लाइन कैसे होगी। बेरोजगारी जो है उसका नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है। नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो है या तो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं या वो साउथ इंडिया में जा रहे हैं, क्योंकि जॉब वहाँ पे है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, यहाँ तो मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, मस्जिद मंदिर, यही सारे झगड़े चल रहे हैं। तो जैसे वहाँ पे जो ये अवामी लीग थे, इसने अपने गुंडे जो थे उनको मारने के लिए छोड़ दिए, पुलिस वालों ने 300-400 आदमी मारे, बाकी 600 आदमी इसके पार्टी के गुंडों ने मारे थे अवामी लीग के। तो क्या ऐसे ही होगा कि भारत में भी ये आरएसएस के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये अपोजिशन पार्टी के लड़कों को मारेंगे, उनकी हत्याएं करेंगे? मुझे तो लग रहा है बहुत कुछ यही होने वाला है, रिपीट होने वाला है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 2026 आज 2024 चल रहा है, आधे से ज़्यादा बीत चुका है 2/3 2024। तो 26 आते आते क्या होगा, फॉल्ट लाइन कैसे सुलझाते हैं? और ये सरकार जो इलेक्शन बेईमानी है, इसने 89 सीटें तो इलेक्शन कमीशन ने इसको दी है। जो बनारस में जो बीजेपी का कांग्रेस का बड़ा नेता है, वो कहता है नरेंद्र मोदी जीता नहीं है इलेक्शन को, तो जिताया गया है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना, ये भी बेईमानी से जीता है, वह बहुत पोलिंग हुई है। और बहुत से लड़कों ने अपने एक ने 8-8, 10-10 वीडियो वोट डाले, और इलेक्शन जो वहाँ पे इंचार्ज था प्रिजाइडिंग ऑफिसर,
और पुलिस वाले थे ड्यूटी पर, उनकी मिली भगत से डाले गए हैं। तो जिन्होंने अपना वीडियो जो यूट्यूब पर जाके ब्रॉडकास्ट कर दिया, उसकी तो उन्होंने दोबारा वहाँ इलेक्शन करा दिया उस बूथ पे। बाकी जो सारी सीटों पे इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, बोगस वोटिंग हुई है, एक आदमी ने 8-8, 10-10 वोट डाले हैं, जो गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उनका क्या होगा? अब जो भारत की राजधानी दिल्ली, वो कहते हैं इसमें दिल्ली में 3 लोकसभा की सीटों पर जितनी पोस्टें पोलिंग हुई हैं उससे ज़्यादा काउंटिंग हुई है। आसाम में 10 सीटों पर ज़्यादा काउंटिंग हुई है, यूपी में 10 सीटों पर ज़्यादा काउंटिंग हुई है, उड़ीसा में 6 सीटों पर ज़्यादा काउंटिंग हुई है। तो इस तरह से जो ये बेईमानी से सरकार इलेक्ट हुई है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो तो कोई हैंडपिक था, वो कोई फेयर और इक्विटेबल नहीं था। तो ना तो भारत के चुनाव 2019 के फेयर और इक्विटेबल थे, ना 2024 में है। अब जिन्होंने इस चीज़ को वेबसाइट से पकड़ा इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन बताया इतने वोट कास्ट हुए और इतनी काउंटिंग हुई है, और 5 करोड़ कहाँ से आ गए वोट? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, लिखा है उसमें, इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा डाले गए थे 2019 के इलेक्शन की बेईमानी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सुनवाई चालू नहीं की। तो सरकार के खिलाफ कैसे जा सकती है सुप्रीम कोर्ट? वो तो नौकरी असलियत अप्लाई है इसके साथ। और अब जो 2024 के इलेक्शन में उससे भी बड़ी पैमाने में बेईमानी हुई है इलेक्शन में, उसकी कब सुनवाई होगी? इलेक्शन कमीशन को जवाब देकर राजी, वो पर जवाब है कुछ नहीं। उनकी अपनी वेबसाइट से लिए उन्होंने डेटा कि 4.5 करोड़ से 5 करोड़ तक वोट बोगस पड़े हैं। आपने जितने वोट पड़े हैं मशीनों में, आपने पब्लिश किया था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और आपने ही वेबसाइट पे किया कि कितने वोटों की काउंटिंग हुई है, वो कैसे ज़्यादा हो गई? तो ये जो सब चल रहा है, ये सब धंधा है। मुझे तो दिखाई देता है कि ये इंडिया भी जैसे बांग्लादेश, तो वहाँ की उनकी कल्चर एक ही है। भारत में तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तमिलनाडु है, दिल्ली का आदमी, यूपी का आदमी, वो को तमिल नहीं आती, वो को तेलुगु नहीं आती, उसे कन्नड़ नहीं आती, मलयालम आती। जो तमिलनाडु का उसको हिंदी नहीं आती, उसको अंग्रेजी आती। तो जो इंग्लिश जो लिंक लैंग्वेज थी, अब इन्होंने जो 3 क्रिमिनल लॉ बनाए हैं, IPC, CRPC और एवरेज एक्ट के, वो सारे हिंदी में बना दिए, जबकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो भी एक्ट पास करेगी इंग्लिश में पास करेगी, इंग्लिश में पेश होगा, इन्होंने हिंदी में कर दिया। वो ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी सरकार। कोई संविधान नहीं मानती है ये, और अदालत बेईमानी से बेईमानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी एक जज भी होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में, उसको तो बदल दिया। एक मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, और इन दोनों मिलकर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर दिया इलेक्शन कमीशन। जब तक कि चीफ इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करके उस पर 409 में मुकदमा चलना चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, उसके बिना जो है इलेक्शन फेयर और इक्विटेबल हो ही नहीं सकते। वो कौन करेगा? वो जज ही करेंगे ना। जज तो खुद, कोर्ट तो खुद कंप्रोमाइज है। जैसे इलेक्शन कमीशन जो है कंप्रोमाइज है, गवर्नमेंट के हैंड टूल है, ऐसी कोर्ट्स भी गवर्नमेंट की हैंड टूल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो तो है ही है, वो तो सर लीड अप्लाई है। मगर कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन जिससे उम्मीद की जाती है, पब्लिक ट्रस्ट करती है, इन पर भी ये भी कंप्रोमाइज है। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज तो यही है कि डिवीजन हो इंडिया का। ये लैंग्वेज वाइज है जो सन 56 में हुआ था कि इंडिया के स्टेट जो डिवाइड किए गए थे, जो रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 था, कि भाषा के मुताबिक, वो तो 1936 में कांग्रेस का था कि भाई जो ये स्टेट्स बने वो भाषा के मुताबिक बनेंगे। तो 1956 में बने वो, जब 47 के बाद जो थे आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो 56 में हुए। और अभी भी जैसे आंध्र प्रदेश था, दोनों भी तेलुगु लैंग्वेज है, वह उनके डिफरेंट तेलुगु, तो आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो गया 2015 में, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट बन गए। महाराष्ट्र में भी चीज़ की डिमांड चल रही है कि जो विदर्भ का इलाका है बहुत भूखमरी है, वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, पहाड़ी इलाका है, वो सब बंजर ज़मीन है, तो या तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगे। मगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में लग रही तो उसको प्रधानमंत्री अपने स्टेट में गुजरात में ले गया, क्योंकि वो गुजराती है। अब आप ये देखिए, जो ओलंपिक में 2024 में
जो खिलाड़ी गए हैं वो सबसे ज़्यादा गए हैं हरियाणा के, 22 खिलाड़ी गए मेडल पे कॉन्टेस्ट करने के लिए। उनको मिला इस 2024-25 के बजट में 64 करोड़ रुपया। और जहाँ गुजरात के 2 खिलाड़ी गए ओलंपिक में, उन्हें मिला 464 करोड़। ये धुराधुर बेईमानी हो रही है भाई। भतीजा कि जो भाई को प्रधानमंत्री का होम मिनिस्टर का होम स्टेट है, तो उसको 6 गुने 8 गुने पैसे मिले, 8 गुने पैसे मिले बजट में वहाँ के खिलाड़ियों के लिए। जहाँ से 2 खिलाड़ी गए, जहाँ से 22 खिलाड़ी गए, उनको 1/8 मिला, 15% मिला पैसा। तो हर तरह से जहाँ तक हो सके अपने होम स्टेट को, गुजरात को जो है फेवर किया जा रहा है, या जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं बीजेपी के, उनको फेवर किया जा रहा है। जहाँ अपोजिशन की सरकार है उनके साथ बेईमानी की जा रही है, उनका जो शेयर है बजट में वो नहीं मिल रहा उनको। तो क्या होगा, ये सब चीज़ों का जो है ऐसे देखिए साफ खत्म हो जाता है तो फिर लक्ष्य चलता है। अब ये स्टूडेंट्स ने हैं सारी दुनिया में रेवोल्यूशन उन्होंने किया, बांग्लादेश में भी किया, और इजिप्ट के कंट्री में, चाहे लीबिया था, कहाँ था, इजिप्ट था, लीबिया था, वहाँ ये भी हिंदुस्तान में भी होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मोदी सरकार जो है 5 साल चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसने जो बेईमानी की है हिंदू मुसलमान का कि भाई तुम्हारी भैंस खोल के ले आएंगे अगर जो कांग्रेस पार्टी जीत गई तो, और पुलिस वाले जीत गए, तुम्हारा मंगलसूत्र लूट के मुसलमानों को दे देंगे। अब कितनों की भैंस छीन के ले गए हैं, इनकी तो 50-55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, कितनों का मंगलसूत्र छीना है। मैं मोदी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये मुसलमानों को तुम्हारी भैंस छीन के जो है मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारी लड़कियां उठाएंगे मुसलमानों को देंगे, इसी नाम पे वोट मांग रहा था। खैर जनता तो समझदार है, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, आरएसएस में तो पढ़े लिखे आदमी कमी है। तो अच्छा अब आबादी घट रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आरएसएस जिम्मेवार है ना, कि भाई शादी नहीं करेंगे। मोदी ने शादी की तो बीबी को छोड़ के भाग गया, मोहन भागवत ने शादी नहीं की। मोदी के जो 6 बहन भाई हैं, योगी चीफ मिनिस्टर के 7 बहन भाई हैं, मोहन भागवत के 4 बहन भाई। तुमने कौन से बच्चे पैदा किए थे? हिंदू तो तुमने पैदा नहीं किए ना, तो फिर तुम कहाँ से वोट आएंगे? जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनके वोट तुम कहाँ से लाओगे? तो तुम ये बोगस वोट डलवा दी तुमने 5 करोड़, जितनी 5 करोड़ वोट होगी फालतू करा दी, कुछ तो वोट बोगस बढ़वा दिए, तब भी नहीं जीत पाते। इनको 125-150 से ज़्यादा सीट नहीं मिलनी थी बीजेपी को, और सारे वोट ईमानदारी से काउंटिंग होती है। तो कब तक तुम बेईमानी से चलाओगे काम? एक ना एक तो तुम्हारा घड़ा फूटेगा ना, मिट्टी का घड़ा। लकड़ी की हांडी कितने दिन चलाओगे, इतने तो जल के खाकी हो जाएगी ना। चलो ठीक है भाई, सत्य में जयते। नमस्कार।